कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो कि उपनिवेशवाद और देहात के नाम से है, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपनी तैयारी परख सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम जो है वो किसान, जमींदारों की स्थिति और कर इत्यादि के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं उपनिवेशवाद और देहात का क्या अर्थ है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब ये होता है जो विदेशी लोग थे, जैसे अंग्रेज जो थे, वो किसी देश पर वहाँ पे जो व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे और अपनी वहाँ पे कोठियाँ स्थापित करते थे और वहाँ के लोगों को गुलाम बना देते थे। तो उपनिवेश का तात्पर्य है गुलामी और उपनिवेशवाद का अर्थ है गुलाम बनाने वाली विचारधारा। और बात करते हैं दूसरी तरफ देहात। तो देहात शब्द अक्सर गांव या ग्रामीण जीवन पद्धति व्यतीत करने वाले लोगों के संदर्भ में देखा जाता है। तो जो ग्रामीण जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए या फिर गांव के लिए सीधा सीधा कह देते हैं, गांव के लिए देहात शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका जो है वो अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है ना, ये देखा जाएगा उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद ये वाद का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश लोग थे जो यहाँ पे आए थे, है ना, उन्होंने जो नीतियाँ लागू करी थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो पद्धति थी, यहाँ के लोगों के साथ जो उनका व्यवहार था, वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। और देहात मतलब यहाँ का ग्रामीण जीवन, भारतीय ग्रामीण जीवन के बारे में तो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं और हमारे दूसरे जो वीडियोस हैं बाकी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, इसके अलावा हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य है, और दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है, तो इनकी हम लाइव क्लास लेते हैं शाम को 8:30 बजे। और आपको अपलोडेड वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, हमने सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी, इंग्लिश और सबके। तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज नाम से, और वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उस कोर्सेज में आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, है ना, वो सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर एक ही जगह पर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे मुगलों के शासन काल में ही अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो अंग्रेजों ने पहले व्यापार करने के उद्देश्य से मुगल शासन के दौरान जो है वो यहाँ से परमिशन ली थी, और धीरे धीरे यहाँ आकर के व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ आकर के फिर उन्होंने सत्ता हथिया ली थी। भारत में जैसे जैसे मुगलों की स्थिति कमजोर हुई, अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत की और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले बंगाल में इन्होंने जो है वो औपनिवेशिक शासन की स्थापना करी थी ना। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बंगाल से हुई थी, बंगाल में इन्होंने औपनिवेशिक शासन की शुरुआत करी थी। तो ये हम शुरू से जानेंगे कि किस तरीके से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, इसी के साथ बंगाल में जो अंग्रेज थे, इनका शासन वहाँ पे स्थापित हो जाता है, और धीरे धीरे बंगाल से फिर ये मुंबई और कोलकाता और इस तरीके से मैसूर और मद्रास और इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसके 100 साल बाद, 1757 के 100 साल बाद 1857 में फिर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह, जैसा कि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम से जो है वो नाम दिया है, तो हम इसे जानेंगे। तो प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर नदिया जिले में
गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। आपको इसमें याद रखना है, इसकी तारीख आप याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, उसमें ये याद रखना है कि किस किस के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध। तो देखिए, इस युद्ध में एक तरफ तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो ये दो थे, एक तरफ थे सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न यहाँ से बनता है, अगर से बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेज सेना के सेनापति थे, और दूसरी तरफ थी नवाब सिराजुद्दौला की सेना जो कि बंगाल के नवाब थे, और इनकी जो सेना थी, है ना, उसको जो है वो इन्होंने हरा दिया था, और इसके बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस प्रकार अंग्रेजों के अधीन आने वाला भारत का सबसे पहला क्षेत्र बंगाल बना था। यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर करी थी, तो इसका उत्तर रहेगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत जो है वो बंगाल से करी थी। और इसके बाद इन्होंने कई प्रकार के यहाँ पर जो है वो कर राजस्व का संग्रहण के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, उसे भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कर व्यवस्था। अब देखिए, जब इन्होंने इनका शासन स्थापित हो गया तो इनका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें और यहाँ से धन इकट्ठा करके जो वो ब्रिटेन भेजें, है ना। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा माल यहाँ से कमाना चाहती थी। तो इन्होंने ये इसके लिए क्या हुआ कि जो कर व्यवस्था लागू की थी, टैक्स या भू राजस्व जिसे कहते हैं, वो उसकी व्यवस्था क्या थी इसे हम देखेंगे। बंगाल पर विजय होने के बाद यानी 1757 के बाद अंग्रेजों ने कर का मतलब होता है जो टैक्स होता था, जिसे भू राजस्व, क्योंकि उस समय ज़्यादातर टैक्स भू राजस्व के रूप में ही जमा होता था, तो उसे वसूलने की एक व्यवस्था बनाई थी। और अंग्रेजों के समय में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ठीक है, पहले तो देखते हैं 3 प्रकार की कर व्यवस्थाएं, और उसके बाद में बंगाल में कौन सी थी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो 3 प्रकार की कर व्यवस्थाएं थी उसमें से एक तो था इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे जमींदारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया था बंगाल में। ध्यान रखिएगा, पहला जो इनका जो राजस्व संग्रहण की जो व्यवस्था थी उसे इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इस्तमरारी बंदोबस्त था ये जमींदारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। दूसरी जो इनकी जो व्यवस्था थी इसका नाम यहाँ पर है रैयतवाड़ी व्यवस्था, आप यहाँ पे देख सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये 1792 में, है ना, लागू की गई थी, और ये दक्षिण मुंबई दक्कन में इसे लागू किया गया था। और तीसरी जो इनकी व्यवस्था थी वो महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है ना, महलवाड़ी व्यवस्था, ये 1822 ईस्वी में इन्होंने जो वो लागू की गई थी। तो ये तीनों प्रकार की जो कर व्यवस्था है, राजस्व संग्रहण की जो व्यवस्थाएं थी इनको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त जो था। अब याद रखिएगा सन इसका, इसे बंगाल में लागू किया गया था। इसके 3 नाम है, एक तो नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे दूसरा नाम है इसकी जमींदारी व्यवस्था, और तीसरा इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमींदारों के साथ लागू की गई थी। मतलब ये था कि किसी एक जमींदार के अधीन कई सारे गांव होते थे, और जमींदार का ये दायित्व था कि वो समस्त गांवों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को जमा करवाएगा। इसमें क्या होता था कि अगर कोई जमींदार राजस्व संग्रहण नहीं करवा पाता था, किसी कारणवश अगर वो उसमें जमा करवाने में योग्य नहीं होता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 75% जमींदारियाँ इस व्यवस्था के तहत नीलाम हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो जमींदारी नीलाम होती थी वो किसी न किसी तरीके से वो जो जमींदार होता था वो अपने किसी दूसरे आदमी के माध्यम से जो है वो उस जमींदारी को पुनः जो है वो खरीदता था। और इस तरीके से तकरीबन 95% जो जमींदारियाँ थी उनकी वो जो व्यवस्था थी जो नीलाम हुई थी उसे वो फर्जी पाया गया। तो 95% जिम्मेदारियाँ जो है वो फर्जी तरीके से उनकी रजिस्ट्री करवाई गई थी। इसका एक और नाम है स्थायी बंदोबस्त, और ये लागू कब किया गया था, सन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1793 ईस्वी में इसे लागू किया था। अब देखिए,
इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दूसरा है कि इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस, है ना। 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस, और इन्होंने ही जो वो इस व्यवस्था को जो वो इस्तमरारी बंदोबस्त को, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। उस समय बंगाल में वर्तमान का बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र शामिल था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो पूरा क्षेत्र है वो उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था, और इसी क्षेत्र में इस्तमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को नियुक्त किया गया तो जमींदारों को नियुक्त किया गया था, और जमींदार जो है वो पूरा राजस्व इकट्ठा करके समस्त ग्रामों से उस कंपनी को जमा करवाते थे। वह सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले शक्तिशाली थे, जैसे नवाब, पुराने राजा, साहूकार इत्यादि, अंग्रेजों द्वारा इन्हें जमींदार बना दिया गया था, और इनको कहा कि भाई आप लोग जो है वो राजस्व इकट्ठा करेंगे। इनको कुछ शक्तियाँ दे दी गई, और बाकी इनकी सुरक्षा और कार्यदायित्व जो है वो अंग्रेजों ने ले लिया था। तो राजस्व जो है वो इनको अंग्रेजों को जमा कराना होता था। हर जमींदार को कुछ गांव दिए गए जहां से वह कर इकट्ठा कर सकता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हर जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी। मतलब ये होता था कि पहले से ही जमींदार को एक निश्चित रकम के लिए कह दिया जाता था कि आपको जो वो इतनी रकम हमें जमा करानी है। अब जमींदार उसकी व्यवस्था अपने स्तर पर कैसे करे, अगर वो नहीं कर पाता था, बाई चांस कभी अकाल पड़ गया या कभी फसल का उत्पादन सही ढंग से नहीं हुआ, तो फिर जमींदार उस रकम को जमा नहीं करवा पाता था। ऐसी परिस्थितियां जो वो कई बार हुई थी। अगला ये था कि जमींदार किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कितना भी वसूल कर सकते थे, ठीक है ना। तो फिक्स होता था कि कंपनी को देना, और उसके बाद बचता वो जमींदार के पास ही रहता था। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया था। क्यों इस स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जमींदार को एक स्थायी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी, फिक्स्ड कर दी थी, फिक्स्ड जो है पेमेंट उसे करना होता था कंपनी को, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार महत्वपूर्ण थे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। बिचौलिए थे, एक तरह से कहते हैं कि जो वो ये बिचौलिए का काम करते थे, मध्यस्थ का काम करते थे, और इसलिए जो है वो इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि इसे 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के लगभग भूभाग के लगभग 19% भाग में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट जो दूसरी व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय में, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि ये बंगाल में नहीं थी, लेकिन ये भी एक प्रकार से उनके टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था थी, भू राजस्व संग्रहण की व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी में क्या होता था, रैयत का अर्थ होता है किसान। तो इसमें हमने देखा जैसे जो स्थायी बंदोबस्त होता था उसमें मध्यस्थ जो है वो जमींदार होता था। अब इसमें मध्यस्थ को समाप्त कर दिया गया, और जो किसान होते थे वह स्वयं अपना जो भी टैक्स बनता था वो कंपनी को जमा करवाते थे। इस व्यवस्था को 1792 में इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1792 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था को 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था, और यह व्यवस्था जो थी वो भारत के दक्कन क्षेत्रों में लागू की थी, यानी दक्षिण भारत में जो वो मुंबई दक्कन क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था में किसान स्वयं अपना कर जमा करवाता था, यानी बीच में जो जमींदार होते थे उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, वो बीच में नहीं होते थे। किसान डायरेक्ट अपना टैक्स जो है वो कंपनी को जमा करवाता था। इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया क्योंकि रैयत का अर्थ किसान होता है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, कई बार जैसे पूछते हैं कि रैयत से क्या तात्पर्य है, तो रैयत का अर्थ होता है किसान। और यह व्यवस्था असम, मद्रास, मुंबई के प्रांतों में इसे लागू किया गया था, और यह औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% भाग जो है वो जहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था, और ये 1822 में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव का कर इकट्ठा किया जाता था, और फिर उसे अंग्रेजी शासन को जमा करवाया जाता था। तो महल का मतलब क्या होता है, पूरा एक गाँव। तो एक गाँव, प्रत्येक गाँव का अपना अपना एक निश्चित राजस्व तय कर दिया गया, और उस पूरे गाँव से वो राजस्व इकट्ठा करके जो कंपनी को जमा कराना होता था। इसे भारत के उत्तर पश्चिमी
सीमित क्षेत्रों में लागू किया गया और इस व्यवस्था को महलवाड़ी कहा गया, क्योंकि महल का अर्थ गांव होता है। तो हमने देखा 3 प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें ये तीसरी व्यवस्था है महलवाड़ी। महल का अर्थ होता है गांव। इस तरीके से एक गांव का जो राजस्व होता था वो फिक्स कर दिया जाता था कि इस गांव से इतना जो है वो राजस्व कंपनी को जमा कराना होता है। इस व्यवस्था के तहत फिर जो है वो ये जमा करवाया जाता था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत पंजाब में लागू की गई थी और जो अपने औपनिवेशिक भारत की भूमि का 30% जो है वो लगभग भाग पर होता था। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखी 3 प्रकार की जो टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जिसमें एक था महलवाड़ी व्यवस्था, और ये महलवाड़ी जिसमें एक गांव को एक इकाई माना गया और गांव का जो टैक्स कलेक्शन जितना होता था वो जमा करवाया जाता था। दूसरी व्यवस्था हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत में क्या होता था कि किसान अपनी जो इसको जो फिक्स उसका जो टैक्स होता था वो कंपनी को जमा करवाना होता था। और हमने एक और देखी जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसमें जमींदार को जो है वो मुख्य भूमिका होती थी जमींदार की, और जमींदार जो है वो कुछ गांवों का अधिकार उसे होता था कि वो इकट्ठा करे और उसके बाद कंपनी को जमा करवा दे। तो दोस्तों इसके जो MCQs है वो हम लाइव क्लास में करते हैं, और लाइव क्लास में आप जुड़ने के लिए 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, जरूर ज्वाइन करिएगा। और इससे संबंधित अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, है ना, तो एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स को जो वो आराम से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगी PDF, आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, आपको मिलेंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स, और उसके अलावा वहाँ पे आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप में मिलेगी, तो जरूर डाउनलोड करिए, अपने मित्रों को भी इस बारे में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए।